नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन पर लगातार आप कवरेज देख रहे हैं। जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उनके नतीजे आ जा रहे हैं और लगातार जो ट्रेंड्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे जल्दी ट्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे सही और सटीक मेरे साथ मेरे सहयोगी फ्रैंक परेरा भी मौजूद हैं और मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। 5 राज्यों में मतगणना जारी, पोस्टल बैलेट्स की गिनती पूरी, 8000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। पश्चिम बंगाल के शुरुआती रुझानों में टीएमसी को बढ़त, दूसरे नंबर पर वाम कांग्रेस गठबंधन, ममता बनर्जी और सूर्यकांत मिश्रा समेत दिग्गजों पर निगाहें। असम के रुझानों में कांग्रेस पीछे, बीजेपी गठबंधन को बढ़त, दांव पर तरुण गोगोई और सर्बानंद सोनोवाल की किस्मत। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन और एआईएडीएमके के बीच कड़ा मुकाबला, जयललिता करुणानिधि समेत कई हस्तियों की किस्मत का फैसला। पुदुचेरी में कांग्रेस गठबंधन आगे। केरल के शुरुआती रुझानों में यूडीएफ पीछे, एलडीएफ को बढ़त, ओमान चांडी और वीएस अच्युतानंदन की किस्मत का होगा फैसला। Well, joining us on the program right now to talk about, the election results as they keep coming in and to get some analysis, we have with me Mahua Chatterjee, Assistant Political Editor of the Times of India. Also with us, Nirmal Pathak, Political Editor, Hindustan Times. Bhupendra Yadav of the BJP. Jaiveer Shergill of the Congress also joining us this morning to talk about what's happening. And, before we get our political guests into the picture, let's quickly get a reaction from our guests here in our studio and then take it across to our political guests who are standing by as well. Mawa, looking at the early trends, it looks like the Congress stands to lose the most. Well, the stakes were highest for the Congress because Assam was ruled by Congress. In the other 3 states, it didn't matter. So, yes, West Bengal, they have tried a revival story with, taken a very controversial stand in a way that in West Bengal, CPM and Congress have never come together, but it's something that they actually did on the ground. So, though we'll have to see whether it worked or it didn't, but I would say even if it doesn't work for these elections, the left and Congress alliance has at least put them back on the ground. They've started running around. They've started being visible. तो महुआ, हम आकलन करते रहेंगे चीज़ों का, लेकिन फिलहाल हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। जयवीर शेरगिल हैं कांग्रेस पार्टी से और भूपेंद्र यादव हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी से। भूपेंद्र यादव, फिलहाल आपके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ नजर आ रही है और फिलहाल जिस तरह के रुझान नजर आ रहे हैं, लगता है कि कम से कम पूर्वोत्तर का जो प्रवेश द्वार है असम, वहाँ पे आपने अच्छी बढ़त हासिल की है। निश्चित रूप से जो आसाम के रुझान आ रहे हैं वो हमारी अपेक्षाओं के हिसाब से आ रहे हैं। जी हाँ, तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति आपकी रही जो वहां पर काम करती हुई नजर आ रही है? फिलहाल जो रुझान हमारी तरफ आ रहे हैं हमारे पास, अगर वही नतीजों में बदलते हैं तो बहुत बड़ी जीत एक बीजेपी के लिए हो सकती है। और खासकर ये भी बताया जा रहा है, खुद बीजेपी के नेता इस बात को जो है स्वीकार कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद उनका सबसे बड़ा लोकप्रियता का इम्तिहान था ये। देखिए, ये चुनाव 2 विषयों से लड़ा जा रहा है। पहला विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को लेकर के, अपने विश्वसनीयता को लेकर के एक तरीके से पूरे देश में आगे बढ़ रही है। अगर आप चुनाव को, देश के लोकसभा चुनाव के बाद के चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो कांग्रेस ना तो नीतियों पे कभी स्थिर रही है, ना उनके पास कोई शासन करने का कोई ऐसा एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है जिसको प्रस्तुत कर पाए। नेतृत्व का अभाव भी कांग्रेस में है। इसलिए कांग्रेस जहां केरल में लेफ्ट के विरोध में लड़ रही है, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ लड़ रही है, आसाम में भी कांग्रेस में अस्पष्टता है, तो देश की जो राजनीतिक शून्यता उसमें कांग्रेस का आधार सिकुड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्टता और एक विचार के साथ सुशासन के मामले में देश की जनता का विश्वास अर्जित कर रही है।
तो यानी क्या ये मान लिया जाए कि 1 साल के बाद जो चुनाव हुए, जहां आपको मनमाफिक नतीजे नहीं मिले, वो दरअसल उस 1 साल के कामकाज पर एक तरह का रेफरेंडम या एक तरह की राय थी जनता की, और अब 2 साल में बेहतरी हो गई है? या फिर इसको साफ तरीके से ये माना जाए कि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर असम में शायद किसी भी पार्टी को कमजोर कर सकता है और इसलिए बहुत आसान हुआ बीजेपी के लिए वहां पैंट बनाना? आपका ये प्रश्न जो है ये जायज है। निश्चित रूप से पिछले 2 चुनाव में जो विषय गया है उसके संदर्भ में आपने प्रश्न पूछा है। वहाँ पर दोनों प्रांतों में, दिल्ली में और बिहार में, हमारा मत प्रतिशत बड़ा था, लेकिन कुछ स्थानीय समीकरण जो थे वो हमारे से अलग और भारी पड़े थे। अगर उधर भी देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी के आधार और विस्तार में वहाँ पे कमी नहीं हुई थी, पर उन चुनाव में हमें सीटें नहीं आई थी, ये सच है। जी हाँ, मैं शेरगिल जी की तरफ जाना चाहूंगी। जयवीर शेरगिल, ये बहुत अच्छा दिन नहीं है शायद कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरह की प्रतिक्रिया की बात हम करें, लेकिन फिर भी ये बताइए फिलहाल कि असम की तरफ, क्योंकि फिलहाल जो काफ़ी हद तक साफ हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है वो असम की हम कम से कम बात कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो परिवार में उलझी राजनीति उसने वो बहुत महंगी पड़ गई कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि शायद ब्रह्मपुत्रा की उफान भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी राहत दे, पर दक्षिणी भारत में पंजा सशक्त तरीके से अपनी मजबूती दर्ज करेगा। पर असम जी, हम जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा एक चैलेंज है, पर हम फिर भी इतिहास बनाना चाहते थे, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन्होंने केवल सिर्फ असम को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। पर अब जो रुझान आ रहे हैं उससे लगता है कि तरुण गोगोई जी ने जो काम किया है, लोग एक परिवर्तन चाहते थे, एक बदलाव चाहते हैं, तो वो मुझे लगता है, बट कांग्रेस अभी भी उम्मीद करती है कि हम लीड बनाए रखेंगे। असम देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3-4 बड़े स्पष्ट वायदे किए थे। 6 ट्राइब ऐसे थे जिनको कहा था ओबीसी से हम एसटी स्टेटस दे देंगे, डैम की हाइट लोअर कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने रद्द कर दी। तो मुझे लगता है कि शायद जनता कहीं ना कहीं तरुण गोगोई जी की सरकार में अभी भी विश्वास दिखाएगी और हम लीड लेंगे। तमिलनाडु बहुत अहम है। तमिलनाडु में हम अपना वोट शेयर, जी तमिलनाडु बहुत अहम है। क्योंकि देखिए, हमारा जयललिता जी की सरकार ने बहुत बड़ी लीड ली थी लोकसभा में। 2019 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, कांग्रेस की लीड 2019 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी अलायंस डीएमके के साथ होकर मुझे लगता है कि जनता कांग्रेस पे दोबारा एतबार करना शुरू कर दिया है, और हम आगे अच्छी तरह काम करके दोबारा। लेकिन भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है। आखिरी बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बात की कि ये उनकी नीतियां हैं। उनकी नीतियां की विफलता और उनके बड़बोलेपन पे दिल्ली और बिहार ने अपने आप मोहर लगा दी है। अगर कहीं असम में जीते हैं वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से जीतेंगे। ये नहीं है कि वो बहुत एक काबिल और लोकप्रिय सरकार है। वो दिल्ली के अभी एमसीडी पोल्स भी हुए हैं, दिल्ली के चुनाव भी हुए थे, और बिहार ने इनको आईना दिखा दिया है। जी हाँ, लेकिन जयवीर शेरगिल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है, कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टेंशियल एक क्राइसिस है, जो अस्तित्व का एक सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने बनकर उभर रहा है कि अब सिर्फ 6-7% ही एक ऐसा हिस्सा बचेगा जिसपे कांग्रेस पार्टी अभी भी सत्ता में है। कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है, सोनिया गांधी और खासकर राहुल गांधी के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं कि अब एक निर्णायक क्षण आ चुका है जहां फैसला लेना होगा कि पार्टी लीडरशिप आखिर किसके हाथ रहेगी। इन चुनावों के बाद बहुत महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का अगले साल है, उत्तराखंड भी है, पंजाब भी है। यही सवाल उठे थे जब हम 2014 में हमें हार प्राप्त हुई, पर फिर दिल्ली, बिहार और जिस तरह उत्तराखंड में लोकतंत्र हत्या की गई, उसके बाद कांग्रेस बड़ी मजबूत तरीके से उभर के ऊपर आई है। हम श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही जंग लड़ेंगे 2019 की। कांग्रेस पार्टी का हर सिपाही उनके साथ खड़ा है, तो लीडरशिप पे ना तो कोई सवाल उठना चाहिए, ना तो कोई उंगली उठनी चाहिए। हम एंटी इनकम्बेंसी प्राइस की कीमत अदा करेंगे, जो हम रेडी हैं। पर तमिलनाडु और केरला में अभी भी हम बहुत उम्मीद रखते हैं। जी हाँ, भूपेंद्र यादव जी, ये बताइए फिलहाल कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर पूरे 2 साल का कामकाज देख लिया जाए, उसमें शुरुआती जो हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसके बाद लगातार जिस तरह से बीजेपी को न सिर्फ हार बल्कि बुरी हार का सामना करना पड़ा, क्या वाकई ये माना जाए कि जब हार होगी, जब अगर उसको रेफरेंडम ना माना जाए अगर केंद्र सरकार के कामकाज पर, तो जीत को क्यों माना जाए? नहीं, देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा है, हम जो 2 राज्यों में हमारी हार हुई
हमने कभी उसको इनकार नहीं किया। राजनीति में आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब अपनी हार को स्वीकार भी करते हैं और जनता के जनादेश के लिए अपने आप को परिष्कृत करके आगे बढ़ाते हैं। मैं श्रीमान कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं शेरगिल जी, उनको इतना ही सुधारना चाहूँगा कि दिल्ली में कांग्रेस नहीं जीती थी। मैं उनसे ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि उनके नेता श्री राहुल गांधी जी श्री लालू प्रसाद जी के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहते थे। वो अब कोई डिफॉल्ट की जीत को कांग्रेस अपनी जीत नहीं माने, वो एक सामाजिक समीकरण का विषय था और इसलिए उनको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए बजाय हमको सलाह देने के लिए। हम में बड़बोलापन नहीं है, हम बहुत विनम्रता से जो भी परिणाम आता है उसको स्वीकार करते हैं। जी हाँ, और केरल में भी जो जिस तरह से हमें नजर आ रहे हैं फिलहाल रुझान, उसके हिसाब से देखें तो बीजेपी को कम से कम 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया आप देंगे? क्या रणनीति ऐसी रही कि केरल जैसे राज्य में भी लगता है कि आपने लगभग खाता खोल लिया है? देखिए, केरल में हमारा एक संगठनात्मक ढांचा काफ़ी अच्छा बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे एक लंबे समय से 2 ध्रुवीकरण की राजनीति है। उस ध्रुवीकरण की राजनीति के बीच में भारतीय जनता पार्टी का अपना स्थान बनना और विपक्ष में रहते हुए अगली बार पार्टी के लिए एक मजबूत नींव को बनाना, ये हमारा लक्ष्य था। और पिछले चुनाव के मुकाबले में हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और खाता खुलने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य आगे चल के केरल में अच्छा रहेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति को अगर समझने की कोशिश करें, बहुत बेहतर नतीजे तो कम से कम जो रुझान है उसके हिसाब से तो नहीं नजर आ रहे हैं। और कहीं हद तक यहाँ मेहमान बैठे हुए थे कुछ देर पहले, वरिष्ठ पत्रकार, वो ये कह रहे थे कि एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच देखी जा रही थी कि केंद्र के स्तर पर जो है वो टीएमसी मदद करेगी बीजेपी की, और काफ़ी हद तक इस वजह से बहुत असर्टिव, बहुत मजबूत तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा। क्या रुझान उसी तरफ हमें इशारा कर रहे हैं? मेरे से पूछा जा रहा है ना? जी हाँ, जी हाँ। पश्चिम बंगाल में जहां तक विषय है, हमने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। अभी चुनाव परिणाम के नतीजे आने दीजिए और जब आपको इसको तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो हमारे आधार में हमारे जो क्षेत्र का विस्तार है उसमें ये परिणाम पिछली बार से बेहतर सिद्ध होंगे और आगे के लिए पश्चिम बंगाल में भी हमारी पार्टी के आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त होगा। जी हाँ, तो फिलहाल स्टूडियो वापस लौटते हैं। निर्मल जी, ये बताइए फिलहाल कि अगर पश्चिम बंगाल में जो हमें रुझान नजर आ रहे हैं, अगर 4 सीटें भी हम मान लें वाकई कि अगर ये भी नतीजों में बदल जाती हैं पश्चिम बंगाल में, तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट ही है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए ये खासकर चारों राज्यों में, एक्चुअली असम में तो वो लीड उनकी क्लियर दिख रही है, और पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में अगर उनको एक एक सीट भी मिलती है, तो यानी आप ये कह रहे हैं उनके पास तो पाने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है। शायद उनका वोट शेयर काफी बढ़ेगा। 2014 में बीजेपी का हर राज्य में वोट शेयर बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी के चुनाव अभियान में उतरने के बाद से बीजेपी का वोट शेयर लगभग हर राज्य में बढ़ा है, और असम में खास करके बहुत ज़्यादा बढ़ा था। उस समय करीब 10% के या 9 से 10% के बीच में उनका वोट बढ़ा था। हालांकि 2014 का चुनाव तो बिल्कुल अलग ही था, हाँ। पर उसमें से उसका आधा भी अगर वो रिटेन करते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हर राज्य में उनके लिए। तो अब वो वोट शेयर सीट्स में कितना कन्वर्ट होता है ये अभी पता चलेगा, पर एक 2 सीट भी अगर उनको इन राज्यों में मिलती है तो ये बीजेपी के लिए, क्योंकि दक्षिण उनको बिल्कुल ही एक वो कहीं उसके रडार पे थे ही नहीं। उनका काम वहाँ काफ़ी लंबे समय से था, खास करके केरल में संघ का बहुत ज़्यादा काम रहा है। तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में वो बिल्कुल एकदम रीजनल पार्टी की कैटेगरी में भी नहीं थे, पर अगर विधानसभा में उनकी एंट्री होती है तो ये बीजेपी के लिए वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इसको वो आगे फिर 2019 के लिए उनके कैंपेन के लिए एक बहुत बड़ा बेस उनके लिए। असम जिस तरह से लड़ा गया पूरा चुनाव, उस रणनीति को मैं चाहती हूँ इस पर थोड़ा सा आप जोर दें और बताएं कि किस तरह से इस चुनाव की जो रणनीति थी, जो बाहरी वाली रणनीति थी, जो बांग्लादेशियों को लेकर जो मुद्दा उठा, कई हद तक सांप्रदायिक भी नजर आया, और ये भी हुआ कि पूरे देश की राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल जो हमारे सामने ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं वो एग्जिट पोल्स जो बता रहे थे कि बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त या अपने दम पर सरकार बना सकती है, काफी हद तक उसी के नजदीक नजर आ रहे हैं। कैसे आप इसका विश्लेषण करेंगे? बीजेपी ने, मुझे लगता है, बिहार के चुनाव से कुछ सबक लिया है। वहाँ पे जो एक बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के बीच में बिहार के इलेक्शन में बहुत बड़ा गैप दिख रहा था। एक एरोगेंस की बात आ रही थी कि सेंट्रल लीडरशिप स्टेट लीडरशिप को बिल्कुल कहीं कंसल्ट नहीं कर रही है, उनको कहीं लूप में नहीं है। असम में उन्होंने एक तो काफ़ी लो प्रोफाइल इलेक्शन लड़ा, और दूसरा एक जो सोशल कम्युनिटी जिसकी भूपेंद्र यादव जी अभी बात कर रहे थे कि बिहार में उनको सामाजिक समीकरण जो थे उसका नुकसान हुआ, वो उनके खिलाफ गए। असम में उन्होंने उसको ध्यान में रखा है, इसीलिए उन्होंने एजीपी के साथ
हर कोशिश करके उन्होंने एक बड़ा वहाँ अलायंस बनाने की कोशिश की। एजीपी के साथ, बोडो पार्टीज़ के साथ, एक दो और ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ उन्होंने अलायंस वहाँ किया। उसका शायद उनको फ़ायदा हो रहा है। और फिर एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो बहुत 15 साल तरुण गोगोई की सरकार, कांग्रेस में डिवीजन, इलेक्शन के पहले वहाँ स्प्लिट होना पार्टी का, खासकर उन जैसे नेता हेमंत को बिस्वा खो शर्मा देना। के साथ 9 एमएलए गए पार्टी छोड़ के। और अंदर एक जो लीडरशिप को लेके भी और गवर्नमेंट को लेके जो एक तो विद इन द पार्टी जो असंतोष था, और सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, मेरे ख्याल से उसका काफ़ी फायदा बीजेपी को मिला। एक परिवर्तन वाला जो बीजेपी ने वहाँ कोशिश की थी चुनाव अभियान में अपने एक बदलाव के लिए, शायद वो वोटर को अपील उस महुआ, क्या असम के चुनाव पर आप प्रतिक्रिया देना चाहते We're हैं? getting जी। in some figures and updates here. In Kerala, we're getting in the percentage of votes as far as the main parties are concerned. CPM with the 27.8% of the vote share right now. The Congress or the UDF with 25.7% of the vote share, and BJP with 14% of the vote share. That's a major chunk of votes as far as the BJP is concerned in Kerala. That's of course, that's translating to just 2 seats as we speak right now. One of them, of course, is being led by Rajagopal, the veteran leader of the Deserves BJP. He deserves it, you're saying, but it's a major achievement for the BJP in Kerala. We know that the RSS has been working hard really on the ground in Kerala. They've been going out and working at the grassroots level, and that seems to have worked for the BJP in Kerala. You know, BJP has been very hopeful about Kerala this time, except for, they were a little shaky when that Somalia episode happened. But till before that, they were very they were very hopeful about Kerala. They were they have never gone down from the figure of 4 to 6. So they've been saying that we will do, our vote share will go up very much, and we are expecting 4 to 6 seats in Kerala. Is the BJP a force to reckon with in the near future? Maybe not this time around, but they seem to have opened their account, or they will open their account this time in Kerala. See, the advantage of having a majority government at the center is definitely showing, and BJP is also building on the kind of campaign that Nirmal just talked about, that they had led by Narendra Modi in 2014. It did not work in Delhi, it did not work in Bihar, but even in these 5 states, it's a win-win situation for BJP. All they have to work for is to increase their vote share, is to make an inroad, just to begin to make an inroad, which is not such a tough task as to topple a government and have a government in place, So to concentrate and work on 4 to 6 seats is far easier, and for that they put in their entire resources. The Prime Minister went there, the party chief has been there, union ministers have gone there for campaigning. This kind of campaigning is not done for 4 to 6 seats. Indeed. But they've done it. So you have to, and Karnataka is already, BJP has a good presence in Karnataka. Sure. So they are sort of trying to consolidate that advantage into the other southern states. Indeed, talking And they're about playing a long-term game. Nirmal, talking about Kerala now, and talking about grassroots level politics and how the BJP or the RSS has worked there at the grassroots. Even the LDF, we've seen a rejuvenated left this time around in Kerala. They've really gone down and worked with the people. And that seems to be showing now with the trends that we're seeing at the moment, leading in almost 90 seats in Kerala. And looks like they are going to comfortably form the government there. LDF, देखिए वहाँ मेन कंटेस्ट LDF और UDF का ही था, और लीडरशिप दोनों की, अभी उन्होंने LDF ने किसी को CM प्रोजेक्ट नहीं किया है वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ओमन चांडी इज़ ऑलरेडी देयर, लेकिन दोनों की पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं बराबर है, ओमन चांडी की भी और अच्युतानंदन की, दोनों काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं। लेकिन केरला का ट्रेंड रहा है एक अल्टरनेट गवर्नमेंट का, वहाँ पे एक बार UDF और एक बार LDF। इस बार अगर किसी की भी सरकार जिसकी भी बनती है, LDF का ट्रेंड अभी दिखा रहा है, पर उसका क्रेडिट भी शायद BJP को ही जाएगा, कि BJP का जितना वोट शेयर बढ़ रहा है जी,
निर्मल जी, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल भूपेंद्र यादव से ज़रूर एक सवाल ले लेते हैं और उनसे बातचीत इस बारे में करते हैं कि असम जो है वो सबसे बड़ी खबर बनकर उभर रहा है, कम से कम बीजेपी के लिए। बाकी जगहों पर शायद बीजेपी उस तरह से फाइट में या उस तरह से जो है वो चुनावी नीति में नहीं थी या चुनावी मैदान में नहीं थी, लेकिन असम की तरफ से बताइए फिलहाल कि किस तरह की नीति आपकी होने जा रही है। जिस तरह का चुनावी कैंपेन हमने देखा, क्या उसी तरह की नीति सरकार के तौर पर भी देखने को मिलेगी? काफ़ी जटिल राजनीति है असम की, खासकर अपर असम, लोअर असम। देखें अलग अलग जो सामाजिक समूह हैं, जिन सामाजिक समीकरणों का जिक्र आप बिहार में कर रहे थे, वो कहीं ज्यादा जटिल असम में भी हो जाते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर भारत का विकास ये तो हमने लोकसभा के समय में भी कहा था और हमारी पार्टी का ये मानना है कि भारत के पश्चिमी हिस्से का और भारत के पूर्वी हिस्से का समान रूप से विकास होना चाहिए। और निश्चित रूप से सुशासन के जो वायदे हमने अपने चुनाव कैंपेन में भी किए हैं, आसाम में एक स्थिरता के शासन की बात कही है, आसाम में घुसपैठ के खिलाफ भी एक सकारात्मक और एक मजबूत नीति की बात कही है। पार्टी आने के बाद उन सभी विषयों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करेगी। लेकिन भूपेंद्र जी, जिस तरह से इमिग्रेशन या घुसपैठी या जो भी हम कह सकें, जो लोग वहां पर बांग्लादेशी खासकर पहुंचे हैं, जानकार ये बताते हैं कि वहां की पूरी अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा है और कोई ऐसी कॉन्क्रीट नीति बीजेपी के पास देखने को नहीं मिलती। चुनावी कैंपेन एक तरफ है, लेकिन एक सरकार के तौर पर जब नीति बनेगी तो किस तरह से आप ये देखेंगे? कोई शक मत करिए, हमारी सरकार बनने दीजिए और सरकार बनने के बाद स्थानीय सरकार की नीति और केंद्रीय सरकार के सहयोग के साथ जनता की आशाओं के अनुरूप ही हम लोग शासन देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी आपका। और जाहिर है आज के लिए कम से कम कहा जाए तो असम में और बाकी भी 2 राज्यों में अगर बीजेपी जिस तरह से खाता खोलती हुई नजर आ रही है, अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी तक एक सीट वेस्ट बंगाल में उनकी रही थी और उसको रिटेन करने के अलावा लगता है उस सीट को रिटेन किया नहीं, ये नहीं हम बता सकते, लेकिन फिलहाल जी हाँ, बाई इलेक्शन में। और फिलहाल जो है जो नज़र आ रहे हैं नतीजे, उसके हिसाब से कम पहले से बेहतर जो है वो नज़र आ रहा है पश्चिम बंगाल में। उधर केरल में भी कम से कम 4 सीटों पे पश्चिम बंगाल में बढ़त अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और केरल में भी 2 सीटें कम से कम ऐसी बताई जा रही हैं जो कि जीतने के आसपास बीजेपी नज़र आती है। हालांकि कुछ ही मिनटों में अभी ये भी साफ हो जाएगा कि बीजेपी को केरल में बढ़त मिल पाई। तमिलनाडु में जाहिर है बीजेपी को भी नहीं और दूसरों को भी नहीं, इस बात की जानकारों को भी नहीं उम्मीद थी कि वहाँ कुछ हासिल होगा। लेकिन काफ़ी हद तक निर्मल जी आप ही कह रहे थे कि बीजेपी के हिसाब से हम बात कर रहे थे कि जब केंद्र में एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है किसी पार्टी की, तो राज्यों में जो उसे फ़ायदा मिलता है उसको पूरे तरीके से जो कैपिटलाइज कर रही है बीजेपी अपने पक्ष में कर पा रही है। बीजेपी की एक तो 2014 में जिस तरह का मैंडेट मिला है लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को, वो अप्रत्याशित मैंडेट था, बहुत ही बड़ा मैंडेट मिला। और नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी अभी मुझे लगता है कि बनी हुई है उस तरह से आम आदमी में, आम लोगों में, उन पे अभी भरोसा कायम है कि ये कुछ जो अगर बदलाव कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर इन चुनावों में मिलेगा। लेकिन ये जितने भी राज्य हैं उसमें असम को आप छोड़ दें तो वहाँ कहीं भी बीजेपी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उस तरह से एक्टिव नहीं थी अभी तक। उसके संगठन जरूर काम कर रहे थे संघ के, लेकिन बीजेपी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वहाँ बहुत सफलता अभी तक नहीं मिल रही थी। अब ये पहली बार होगा जब वो इन राज्यों में अपना रास्ता बना रही है विधानसभा पहुँचने के लिए। और उसमें निश्चित तौर पर जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके जब प्राइम मिनिस्टर कहीं जाके कैंपेन करते हैं, उस सेंट्रल मिनिस्टर्स कैंपेन करते हैं, तो उसका एक अलग इम्पोर्टेंस मिलता है बजाय, और अगर उसके दूसरे नेता जाते हैं तो उनके दोनों के सुनने में, पब्लिक में रिस्पांस दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो उनको ज़्यादा सेंट्रल मिनिस्टर्स जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर्स जाते हैं कैंपेन करके, उनको ज़्यादा सीरियसली लेगी पब्लिक। काफ़ी महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं। हालांकि इस बात से पे मैं महुआ चैटर्जी की भी राय जानना चाहूँगी कि क्या वाकई ये प्रधानमंत्री की खुद की लोकप्रियता 2 साल बाद सरकार के, ये हम मान सकते हैं कि क्या ये राज्यों में काम कर रही है? और अगर ऐसा था तो इससे पहले जो महत्वपूर्ण चुनाव हुए 2, क्या उनमें ये माने कि तब प्रधानमंत्री लोकप्रिय नहीं थे या ये सरकार उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही थी? जीत और हार में क्यों ये पर्सपेक्टिव, जो परिप्रेक्ष्य हमारे ये बदल जाते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन इस वक्त कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। बंगाल के अंदर भी हम सीटें जीत रहे हैं, केरल के अंदर भी एंट्री कर रहे हैं और आसाम में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें हमें कोई शक की गुंजाइश लगती नहीं है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में होगी और सरकार बनाएगी, ऐसा विश्वास है।
Well, let's now take a look at, or at least give you some news about some of the key contenders who are contesting these polls and how they are doing. O. Rajagopal of the BJP is leading from his seat in Nemom in Kerala. Padmaja Venugopal of the INC is trailing from Thrissur. Ramesh Chennithala is leading from Haripad. Thomas Isaac leading from Malapura. In West Bengal, Madan Mitra of the TMC is leading. Locket Chatterjee of the BJP is leading also from the BJP. Swarin Kumar Sarkar, I think, is leading from West Bengal. In Assam, Himanta Biswa Sharma is leading. Sarbananda Sonowal is leading. Tarun Gogoi is also leading from his constituency of Titabar. So as far as the star campaigners are concerned, Mahua, they seem to be doing at least और for इससे the पहले time. फ्रैंक, अगर इन ट्रेंड्स को हम ये देखें और जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि AIADMK जयललिता जो हैं वो लगता है वापस आ गई हैं तमिलनाडु में। काफ़ी हद तक इस तरह के नतीजे मिल रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर है, अपने आप में इतिहास बन जाएगा अगर ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ तमिलनाडु में कि कभी भी एक पार्टी को, एक व्यक्ति को दोबारा चांस मिला हो। पिछले 40 साल में ऐसा नहीं हुआ। 40 साल पहले ही तमिलनाडु में जयललिता ने कदम रखा था राजनीति में। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहती हूँ आप इस पर प्रतिक्रिया दें कि अगर AIADMK जैसा लग रहा है, लगभग शायद हम ये कह पाएंगे ज़्यादा निश्चितता के बाद थोड़ी देर बाद, लेकिन काफ़ी हद तक जो सीटों का फ़र्क है वो काफ़ी हद तक ये बता रहा है कि जयललिता वापस आ गई हैं। सरप्राइजिंग, अगर ये ट्रेंड जो दिख रहा है अगर यही रह जाता है तो ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि पॉपुलैरिटी उनका काफ़ी है तमिलनाडु में। और अभी जो उन्होंने स्पेशली अमंग विमेन वोटर्स, और अभी जो उन्होंने चावल, सस्ता चावल वगैरह ये सारे जो बंदोबस्त किए हैं लोगों के लिए, वो दैट हैज़ गॉन डाउन वेरी वेल। द ओनली क्वेश्चन दैट पीपल इन तमिलनाडु हैव बीन अनसर्टेन अबाउट इज, you know, she has not kept very good health. Yes. So there was a question of succession. But if her popularity is good enough to overlook that, then that is what you get out of this result. Other than that, I mean, that's the only surprise factor. Otherwise, you know, the contest anyway, जो भी वहाँ गए थे, मैं भी गई थी, वो एक edge to edge फाइट था, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि करुणानिधि भी लोगों के लिए एक अनसर्टनिटी की कारण है। Though people know that Stalin is going to be his successor. Yes. You know, another interesting aspect of Tamil Nadu is the fact that the other fronts, that is the third front or some of the other fronts, they haven't opened their account. Many people were saying that it's going to be a multi-cornered contest in Tamil Nadu. We can probably see Vijay Kant or Anbumani Ramadas making some kind of an impact, but that has not happened. It's a neck and neck fight between the DMK and the AIADMK. That's probably gone in favor of AIADMK, because if it has become a bipolar contest and it was so edge to edge, she may be getting certain advantages because of that, because the other players have become निर्मल पाठक, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ। तमिलनाडु की राजनीति को समझना चाहते हैं कि अगर 40 साल में ऐसा हो रहा है पहली बार, ऐसा क्या हुआ वाकई कि कांग्रेस पार्टी के मद्देनजर भी अगर इसको देखने की कोशिश करें कि वो गठबंधन में, अलायंस में यहाँ पर मौजूद थे, तो यहाँ से भी अगर कोई राहत की खबर आती है वो भी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि इसका जब ये वोटिंग परसेंटेज वगैरह आएगा तो तब पता चलेगा कि जो थर्ड फ्रंट कैप्टन विजयकांत का बना था उसको कितने वोट मिले हैं। पर ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। मुझे लग रहा है कि वोटर धीरे धीरे ये अपनी मैच्योरिटी दिखा रहा है हर स्टेट में। वो जो क्लियर कट उनको दिख रहा है कि ये सरकार बनाने लायक है, उन्हीं को वो वोट कर रहा है। यहाँ भी उसने AIADMK और DMK में ही अपना वोट शेयर किया है, ऐसा लग रहा है अभी तक। जो ट्रेंड है वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं वोट। जो थर्ड फ्रंट असम का जरूर इंटरेस्टिंग होगा। इससे जो नई उभरती हुई राजनीतिक ताकतें हम कह सकते हैं, उनको मौका मिलना भी मुश्किल हो जाएगा अगर ये ट्रेंड रहता है। अब ये नहीं, ये आगे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये सेकंड टर्म जयललिता को उन्होंने दिया है। अब वो जयललिता इस टर्म में किस तरह की गवर्नेंस देती हैं उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि वो लोग आगे भी DMK के साथ रहते हैं या कोई एक तीसरा फ्रंट, जो क्रेडिबल फ्रंट उनको दिखेगा उसके साथ वो जाना पसंद करेंगे। एक बात मैं कह रहा था कि ये असम का जरूर इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहाँ पहले से एक रीजनल फोर्स है AIUDF, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी खबर है तमिलनाडु से और इसको समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। महुआ, ये बताइए कि वहाँ जो अलग अलग तरह के सामाजिक समूह हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं, खासकर उसमें पिछले दिनों में कहीं ना कहीं तमिलनाडु में जो दलित समूह हैं उनको लेकर भी, उनके मुद्दों को लेकर, उन पे जिस तरह के अत्याचार की खबरें भी लगातार आई हैं कि उसका रिसर्जेंस हुआ है, वापसी हुई है। जयललिता के कार्यकाल में आप किस तरह का उनका पैटर्न देखती हैं, उनके प्रशासन का जो कमजोर
कमज़ोर सामाजिक समूह हैं उनके साथ किस तरह रवैया होता है? नहीं, देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये जो लड़ाई है तमिलनाडु की, इसमें ये कहीं ना कहीं पार्टीज की लड़ाई से भी ज़्यादा ये लीडर्स के लड़ाई है। तो वो आप जैसी वोटर्स के पास जाते हैं, जाके आप पूछते हैं कि आप किसको वोट करेंगे, ये कोई नहीं पूछता है कि आप डीएमके को वोट करेंगे या एआईएडीएमके को वोट करेंगे। हाँ, आप सीधा पूछते हैं आप अम्मा को वोट करेंगे या करुणानिधि को वोट करेंगे या स्टालिन को वोट करेंगे, स्टालिन के लिए वोट करेंगे, ये भी इस बार पूछा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की आस्था जो है, आम लोगों की आस्था जो है, वो कहीं ना कहीं ये लीडर्स के साथ बंधे हुए हैं। तो ये आप जो दलित इश्यूज बोल रहे हैं, जो भी इश्यूज बोल रहे हैं, इनको लगता है कि हमारा ये अम्मा रहेंगी तो वो इसके बारे में वो विचार करेगी, हमारा ये दूसरा कोई लीडर रहेगा तो वो करेंगे इसके बारे में विचार। तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब वोटरों के पीछे उनकी सामाजिक पहचान रहती होगी, इन वोटरों के पीछे सामाजिक मुद्दे जरूर रहते होंगे उन समूहों से जुड़े हुए। क्या आपको लगता है कि इस व्यक्ति पूजा के आगे या जो भक्ति भाव है इसके आगे जो मुद्दे हैं बड़े, वो सब गौण हो जाते हैं? क्या ये राजनीति के लिए अच्छा है? नहीं, राजनीति के लिए तो देखिए, राजनीति के लिए क्या वो कास्ट देख के वोट दे रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी पार्टी हो, वो जहाँ ये चलती है वहाँ पर कास्ट के हिसाब से वो अपना कैंडिडेट डालते हैं, तो ताकि उनका जीतने का उम्मीद ज़्यादा हो। तो आप सही राजनीति के हिसाब से वो होना नहीं चाहिए। आपको ऐसा कैंडिडेट को वोट करना चाहिए जो आपको डिलीवर करेंगे, जो आपको उन्होंने जो प्रॉमिस किया है उसके हिसाब से चलेंगे, जो जिसका अपना लाइफस्टाइल, सच्चाइयां हैं भारत में वो अलग है, और शायद चुनाव अभी भी जो चीज से हम जूझ नहीं सकते हैं उसको हम सामाजिक सच्चाई कह के रख देते हैं साथ में। ये भी है ना हमारा। और केरल जाने का फिलहाल वक्त हो गया है फ्रैंक। Our correspondent Vishal Daya is standing by in Kerala. Vishal, in Tirunanthapuram, have the celebrations begun already in the LDF camp? It looks like the LDF is walking away with this election, at least if you look at the trends so far. Well, Frank, there are broad smiles on the faces of LDF leaders and supporters, but yes, there is some more time to go before the celebrations begin, because if the LDF can sustain this this lead which they have got as of now, they've already crossed the majority mark as far as leads are concerned. And यार मुझे तमिलनाडु से कोई दे दो ना। Final results as win for the LDF. One more hour before finally, the LDF will have the picture clear before itself. And if that happens, if they sustain the lead for another 1 hour or so, then definitely the celebrations will continue in LDF camp. Not only in LDF, in NDA camp as well. The NDA is leading on 2 seats. O. Rajagopal, the BJP leader, plus another NDA candidate, Ravish from Kasaragod constituency. These two leaders from the NDA, these two members of the NDA are leading in 2 specific seats. So clearly smiles in NDA camp as well. As far as UDF is concerned, they're still keeping their fingers crossed. They're hoping that as the time passes by, say another hour or so, there are several seats on which the UDF candidate is trailing behind the LDF by just 500 to 1,000 votes, and they're hoping that in those seats they will make a comeback in the final rounds of counting. But yes, almost halfway through the counting, LDF seems to be the front, which seems to be coming back to power as of now. But once again, as I say, we shall wait for at least another 45 minutes to 1 hour, because almost 3 to 4 rounds of counting in all seats have taken place. That's halfway through the counting of all assembly constituencies. So another half an hour, 45 minutes, majority of the EVMs would have been counted in all the assembly constituencies, and a final picture would be emerging by, say, around 10:30 or so, Frank. We'll have a clear idea as to whether the LDF or the UDF will be making the government in Kerala, and whether or not NDA will continue its lead on those 2 seats and open its account.
All right, Vishal Daya, stay with us. Of course, we'll come back to you during the course of the day to get the latest there from Thiruvananthapuram in Kerala. In the meantime, we are joined by Syed Zafar of the BJP. I would say congratulations are in order, but I do not want to jump the gun just as yet. But a good showing in Assam, and as far as West Bengal and Kerala are concerned, the BJP seems to have done well. In West Bengal, you have 11% of the vote share as of now, and in Kerala as well, 14% of the vote share. Thank you very much. Clearly, Assam, we are doing very well, and we definitely will make the government, form the government in Assam. And it's a vote. People have voted against the Gagoi government, against Congress, and Congress is seen shrinking in every other states. But BJP is a growing party, as you rightly mentioned. The vote share in Kerala, vote share in West Bengal, everywhere we have making a presence. Our presence felt. And that's a stamp of confidence by people of all the states. But if you see just historically, in 2011, we had only 5 seats among all the 5 states put together. But at 1 p.m. probably we'll have much more clarity how many seats we have got in all states put together. But definitely our numbers will be much steeper than what we had in 2011. And that's a stamp, that I see that a stamp of confidence by people of all the 5 states and people of India by and large. And if you see Congress is shrinking. The number of seats they had in 2011, the number of seats they will have by 1 o'clock, they will have clarity. But if you see the pattern, they are piggy banking on smaller regional parties instead of fighting on their own. And they are not leading, even in the state election, they are not leading, but rather they are preferring to piggyback on regional parties as a smaller regional parties. So their vote shares they are no more a national party, but more like a regional party with a smaller regional parties behaving like a smaller regional parties. While in case of BJP, you have acknowledged it, and all the other people have acknowledged that BJP's presence is growing in every state, and we will be definitely forming a government in Assam and will play a very crucial role. We are confident that we will play a very crucial role in Kerala, because even though initial indicators are that we are leading only 3-4 seats, but we are confident that as time goes by, we will have much more clarity, and we will have some more seats in our kitty for sure. सैयद ज़फ़र इस्लाम, आज तो बीजेपी के लिए, बीजेपी प्रवक्ताओं के लिए भी बड़ा दिन है। आज के दिन बात करना, हम जानते हैं कि रोज़ मुश्किल सवालों का आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन शायद आज के दिन से बेहतर दिन बहुत कम मिलते हैं, जबकि जो है जीत की खुशी आपके यहाँ मनाई जा रही होगी। और अब हम ये देख सकते हैं फिलहाल कि असम में तो साफ तौर पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है बीजेपी की। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा हैरानी करने वाली बात है, वो केरल जैसे राज्य में अगर 14% वोट शेयर आपको मिल पा रहा है, ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है। ये तो बताया जाता है कि पिछले 2 दशकों से कम आपकी खुद जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है RSS, वो वहाँ पर काफ़ी बारीकी से काम कर रही थी। लेकिन क्या 2 सीटों से ज़्यादा जो रुझान हमें देखने को मिल रहा है, इससे बेहतर नतीजों की उम्मीद आपने की थी? वोट शेयर तो बेहतर है, लेकिन सीटें शायद उतना ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो पाई। देखिए आरिफा जी, पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत इस बात के लिए कि आपने एक्नॉलेज किया कि बीजेपी अच्छा कर रही है, और आज कम से कम आप हमसे मुश्किल सवाल नहीं बल्कि एक अच्छा सवाल करेंगी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि बीजेपी हर स्टेट्स में अच्छा कर रही है, हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। देखिए, एक पैन इंडिया पार्टी जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं फुटप्रिंट्स हम अपने दिखा रहे हैं, और हमारे एक पार्टी जो उभरती हुई पार्टी की तरह दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऐसे लोगों ने ऐसे एग्जिट पोल में कैसा राय की थी कि भाई हमें एक भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन इनिशियल रुझान की तरह अगर देखें तो हमें ऐसे स्टेट्स में जहां हमें कभी नहीं सीट मिली थी, वहां भी हमें वोट शेयर भी नहीं बल्कि सीट्स भी दिख रही है कि वहां मिलती हुई दिख रही है। मुझे लगता है केरला में अभी भी शुरुआती रुझान है, शायद 10:30-11 बजे तक मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी, और मुझे लगता है कि वहाँ पर ये 14% शेयर जो है वोट का वो ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत उम्मीद है कि कुछ पॉकेट्स में हमारे वोट बढ़ेंगे, और हमारा जो गठबंधन था वहाँ पर SNDP के साथ, वो बहुत अच्छा करेगा, और उसमें सीट्स भी मिलने की बड़ी उम्मीदें हैं हमें आरिफा जी। तो अगर हमें अच्छी सीट्स मिलती हैं तो कहीं ना कहीं हम इस सिचुएशन में होंगे कि जो बाइपोलर होता है वो अगले आगामी इलेक्शन में कम से कम बाइपोलर नहीं, ट्राइपोलर जरूर होगा। बिल्कुल।
चलिए, ये तो बड़ी अच्छी खबर है आपके लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में हालांकि वोट शेयर उतना बुरा नहीं है, 10% के आसपास नजर आ रहा है, लेकिन जिस अग्रेशन के साथ, जितनी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में उतरी थी बीजेपी, नतीजे उसके माफिक हमें नजर नहीं आ रहे हैं। ये भी काफी हद तक कहा जा रहा है कि जिस तरह से हमने पिछले दिनों में एक तरह से एक छिपी हुई अंडरस्टैंडिंग, एक समझ देखी बीजेपी के बीच और टीएमसी के बीच, शायद ये उसका नतीजा है कि लेफ्ट को, कांग्रेस पार्टी को किनारे करने के लिए एक आम वोटर को जो है इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की गई कि बीजेपी और टीएमसी साथ साथ चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये टीएमसी खुद से इलेक्शन लड़ रहे थे, हम अपने इलेक्शन लड़ रहे थे, और कांग्रेस और एलडीएफ जो है, कांग्रेस और लेफ्ट तो खास लड़ रही थी। लेकिन हकीकत यह है कि हमने एक शुरुआत की है वेस्ट बंगाल में। हमें 2 सीट मिली थी लोकसभा इलेक्शन में, और हमें असेंबली इलेक्शन से, पिछले बार इलेक्शन 2011 से इस बार असेंबली इलेक्शन में ज़्यादा वोट शेयर मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे अपने, देखिए 38 साल लगा ममता को उठा के फेंकने में, लेफ्ट को 34 साल, और हमें ज़रूर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें ज़रूर लगता है कि हम अगले इलेक्शन तक हम इस स्थिति में होंगे कि हम वहाँ एक बहुत फॉर्मिडेबल अपोजिशन की तरह या लीडर्स की, लीडिंग पार्टी की तरह उभरते हुए देखेंगे, जो कि एक लोगों के लिए एक ऑप्शन होगा कि इन्हें भी सरकार में लाया जाए। चूँकि तब तक हमारे 5 साल की जो सरकार है उसकी उपलब्धियां भी लोगों के साथ पहुंच चुकी होंगी, और उन लोग का स्टैम्प ऑफ कॉन्फिडेंस जो आज दिख रहा है उससे ज़्यादा दिखेगा, और हम कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएंगे आगे इलेक्शन में। लेकिन आज के दिन भी अगर देखें तो 2011 से सिर्फ कंपेयर करें, 2011 से हमारी बढ़त मिली है, हमारा फुटप्रिंट बढ़ रहा है, और ये फुटप्रिंट जो है अगले जो भी इलेक्शंस हो गए उसमें और बढ़ता दिखेगा, ये हमारी उम्मीद है। Do stay with us, Syed Zafar. I'm just going to come back to you in just a bit for another reaction, but we are joined by George Mercier of the Congress from Kerala. Before I go ahead to George Mercier, we've got some figures coming in as well right now. Tamil Nadu, of course, voter percentage, AIDMK with 42% of the votes, DMK with 27% of the votes, Congress 7%, PMK 7%, BJP 2%, and DMDK with 4.5% of the vote. As far as Assam is concerned, the Congress has about 33% of the vote. The BJP combined has 43% of the vote, AGP 9%, BPF 8%, AIUDF 7%, and Independents with 14% of the vote share. George Mercier, as far as Kerala is concerned, what went wrong for the Congress in Kerala? Are you still hopeful that the UDF will form the government there? George Mercier, if you can hear me, what's gone wrong as far as the Congress is concerned in Kerala? Are you still confident that your party will form the government there? Yeah, it's we are confident that we will come through this. Maybe it won't be a big, difference, but a slightly better than the present term. Was there some kind of a disenchantment with the voter as far as the Congress is concerned? You know, several leaders were allegedly involved in some major corruption scandals. Of course, none of them were proven against the chief minister, but he too was embroiled in the solar panel scam, and that seems to have had an effect on the ground in Kerala. Yeah, there could be a chance of, because there were mere allegations, and most of the media, they also were in, they also, made these allegations, people were led to believe them, some of the people. So, but ultimately, as the CM said, that these are all just mere allegations, and nothing is proven. No court has taken any, judicial act on it. But still, there might be a section of the people who might, feel that there is a sort of, truth in it. We can't help it.
You know, Oman Chandy, the Chief Minister of Kerala, had written off the BJP, saying that the BJP is not going to have any kind of an impact in Kerala. And he said that, you know, it's not going to open its account this time around. We are not going to be bothered about the BJP. But the BJP seems to have done well in Kerala with 14% of the vote share thus far. Is it something that you need to be concerned about? No, see, they might be getting it 14 because last time in the parliament elections, they got up to 9%. And we all knew that due to the new combination, they will come up. But not to such an extent where they can, decisive in making the, as to who would rule this state. They might get... We accept the verdict of the people, but nothing to worry because this is always seen in Kerala election results because LDF, UDF always in rotation. So after the final results are over, definitely we will analyze what are the reasons for this kind of a political situation. And then Congress in Kerala is a powerful organization. We will function as an effective political party. Also in Malayalam. Well, there you have it, of course. KV Thomas of the Congress, they're accepting defeat in Kerala, and that's the first reaction, really, first political reaction coming out of Kerala, where the Congress has accepted defeat and saying that they will introspect, go back to the drawing board and discuss what needs to be done और फ्रैंक आप ये देखिए कि जब हार किसी को सामना करना पड़ता है तो इस तरह के नतीजे भी देखने को मिलते हैं। अभी जो ट्रेंड है उसमें बदरुद्दीन अजमल जो AIADF के नेता हैं, जो कि मान रहे थे कि शायद बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकते हैं, वो तक पीछे चल रहे हैं फिलहाल। यानी वो भी अपनी उनकी खुद की सीट जो है वो भी दाव पर लग गई है और शायद यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्रा ने फिलहाल उफान जो है असम में बीजेपी को दे दिया है। महुआ हाँ, लग तो रही है ये, क्योंकि शुरू से अंत तक सभी बोल रहे थे कि बदरुद्दीन अजमल is all set to play the kingmaker. Yes. The kingmaker is struggling to be the king in his own constituency at the moment. So that's how it is. But I think that follows the trend that we just talked about a little while ago, which is decisive voting. People have, I think Nirmal mentioned it or one of you did, but that definitely is a trend. I mean, people are not interested in, hung situations anymore, and they're making it very clear by giving very clear results, very clear mandate to governments. निर्मल पाठक, अब आखिर के कुछ मिनट बचे हैं हमारे पास बहस में और फिलहाल जो है फिर उसके बाद भी हम लगातार बहस करते रहेंगे। हालांकि ये बताइए कि राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के नतीजे आप देखने को मिल रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए? आपको लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि वापस बोर्ड रूम में जाएं, सोचें अपनी रणनीति क्या होगी? जितने छोटे दायरे में कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह जाएगी, अब नतीजों के बाद अब कोई शक भी बाकी नहीं रहा है। केरल में नहीं है कांग्रेस पार्टी, पश्चिम बंगाल में नहीं है कांग्रेस पार्टी, असम में भी बिल्कुल सफाया नज़र आ रहा है, तमिलनाडु तक में जो है उनके पार्टनर DMK के साथ भी वहाँ उनको कोई चुनावी समर्थन नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में किस तरह की जो है चुनावी तस्वीर या भविष्य जो है वो कांग्रेस पार्टी का नज़र आता है? थोड़ी सी जो आशा की किरण दिख रही है वो पुदुचेरी में दिख रही है, जहाँ DMK और कांग्रेस अलायंस शायद आ जाए पावर में। पर ये और कोई जैसे नॉर्मल टाइम्स में जिसे हम कहते हैं, अगर उस समय ये इस तरह के रिजल्ट आए होते तो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि असम में वो पिछले 15 साल से सरकार में थे और एंटी इनकम्बेंसी इन 15 सालों में 15 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है किसी भी लीडरशिप के लिए। और फिर एक आदमी वहाँ कांग्रेस ने अपना लीडर चेंज नहीं किया, जिसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पार्टी के अंदर से भी डिमांड। और इस बीच पुदुचेरी से एक नतीजा आ गया है कि NR कांग्रेस ने जो है एक सीट वहाँ पर जीत ली है। हाँ, तो ये असम में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसको मान सकते हैं। केरल में एक ट्रेंड है अल्टरनेट गवर्नमेंट्स का, वो हो सकता है। पर जैसा मैं कह रहा था कि अगर ये नॉर्मल टाइम्स के ये नतीजे होते तो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इस पर फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लेकिन कांग्रेस में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से, और कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये मान सकते हैं। उसमें ये नतीजे और ज़्यादा उसके मोरल को, कैडर को उनमें निराशा का भाव भरने में ये हो सकते हैं इस तरह के। और उस हिसाब से कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, क्योंकि अगले साल
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ वो बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, एक नए स्ट्रेटेजिस्ट को लेके आए हैं उसके लिए, पंजाब में जहाँ चुनाव होने और फिर बहुत जल्दी ही उत्तराखंड में चुनाव होने, तो उन चुनावों में ये जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, आप ये देखिए कि इसमें पिछली बार से भी ज़्यादा 2011 से भी बेहतर परफॉर्म करती हुई फिलहाल टीएमसी नजर आ रही है, और ये अपने आप में काफी हैरानी की बात है। बल्कि ये कुछ बहुत जो ज़्यादा आश्चर्यजनक और बहुत ही रिमार्केबल They have almost 50% of the vote share as well. 50% of the vote share is a huge chunk of the vote share. Which means that the you know the Narada corruption or whatever you call it has not had any impact on the party. It has probably strengthened her. और एक जज्बाती कार्ड खेलने की कोशिश की कि हमें वोट मत दीजिए अगर हम चोर हैं, अगर इस तरह की बात भी कहने की कोशिश की। तो फिलहाल आइए देख लेते हैं कि वाम दलों के नेताओं का क्या कहना है इस पूरी जीत और हार के पीछे। वेस्ट बंगाल का ट्रेंड बहुत ही नेगेटिव है। ये हमारा जो वोट का हम बताया था कि ऑब्जेक्टिवली जो देखो तो एक सिचुएशन दिखाई दिया, ये बहुत लोग रजिस्टर करके वोट देने के लिए आया, और वोट देने में जो टेरर है उसको इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा चेक भी किया था। इस परिस्थिति में हमारा ऐसा ही प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग था। Counting is in progress. It is not that we are losing there. In fact, we were contending for power, we were fighting for power, and we expected that we would improve our position drastically. And let us wait till the counting is over, because anything can happen. But we fought and we thought we would be able to improve our position in a big way in the state of West Bengal. तो जी हाँ, चुनाव जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं नतीजों के, फिलहाल उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो तस्वीर कमोबेश साफ नज़र आती है, लेकिन यही शायद चुनाव की एक तरह से ब्यूटी है कि यही जीत कहीं हार नज़र आती है। फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फ्रैंक। Yes, Mahua as well as Nirmal Pathak, Syed Zafar and George Mercia, thank you so much for being with us on the program. Of course, our continuous coverage on this big counting day will continue right here on Rajya Sabha television. Stay tuned. We'll be right back after this short break. Namaskar.